1 फरवरी 2021 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2021 पेश किया। इंडिया के इतिहास का ये पहला ऐसा बजट है जो कि पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया गया। कोविड-19 पैंडेमिक में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी श्रिंक हुई है, जो जीडीपी का डाउनफॉल हुआ है, उसके बाद इमीडिएटली ये बजट आने की वजह से इस बजट को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। हालांकि जो इनिशियल ओपिनियंस इस बजट के लिए आ रहे हैं वो इकोनॉमिस्ट इसको बहुत अच्छा बजट नहीं मान रहे हैं। साथ ही साथ पैंडेमिक के बाद जो एक कॉमन मैन को, जो सैलरीड क्लास या जो एक मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनका भी कोई समाधान या कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर इस बजट में नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ायदे का बजट ये नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि बजट 2021 में जीएसटी के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक रिलेटेड चेंजेस या इनकम टैक्स रिलेटेड चेंजेस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। सबसे पहला चेंज है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में, जो कि स्कोप ऑफ सप्लाई को डिफाइन करता है। तो सप्लाई जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी एक्टिविटी सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल करती है उसी पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो इस वजह से ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें चेंज क्या आया ये देख लेते हैं। सेक्शन 7(1)(a) के बाद एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया है, एक नया क्लॉज ऐड कर दिया गया है। क्या है ये क्लॉज? क्लॉज AA। इसमें इन्होंने क्या बताया कि दी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशंस, इनको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। क्या है ट्रांजैक्शंस? आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। क्लब्स और यहां पर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस या कोई भी एओपीज यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात की जा रही है। अभी तक एक म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट चलता था जिसमें यह कहा जाता था कि एक क्लब जो है वो मेंबर्स मिलके ही बनाते हैं, तो क्लब अपने आप में मेंबर्स से अलग नहीं है, इसलिए क्लब मेंबर्स को सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो यहाँ पर हमेशा से ये कंफ्यूजन रहा है, लिटिगेशन का मैटर बना रहा है कि क्लब्स पर या आरडब्ल्यूएस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन के तौर पर सेक्शन में ही अमेंडमेंट कर दिया है कि क्लब के या आरडब्ल्यूएस के ट्रांजैक्शंस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब आ जाते हैं दूसरे चेंज पर। दूसरा चेंज है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में, यानी कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 जब अप्रैल में शुरू हुआ है, उसके बाद से गवर्नमेंट कह सकते हैं कि आईटीसी के फ्लो को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती चली जा रही है। और जितने चेंजेस जीएसटी में इस समय सिर्फ एक आईटीसी की वजह से आ रहे हैं, उतने शायद पिछले पूरे साल भर में किसी और काम के लिए नहीं आए होंगे। तो अब ये जो चेंज है इसको समझ लेते हैं। सेक्शन 16 में ये जो चेंज किया गया है ये इसलिए किया गया है बिकॉज रूल 36(4) जो अभी तक एप्लीकेबल हो रहा था, रूल 36(4) रिस्ट्रिक्ट करता है आपकी आईटीसी को कि जितनी आईटीसी आपके 2A में दिख रही है उतनी ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, प्लस 5% एडिशनल आईटीसी आपको अलाउ कर दी जाएगी। इस लॉ को, इस रूल को बहुत से लोगों ने चैलेंज किया कि जब एक्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप रूल्स के थ्रू ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे लेके आ सकते हैं। तो उसकी वैलिडिटी को जब चैलेंज किया गया तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लॉज AA फिर से सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में ऐड कर दिया और इसमें इन्होंने लिख दिया कि द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज A हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ठीक है, इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37, यानी कि ये जीएसटीआर 1 की बात कर रहा है। तो जीएसटीआर 1 में अगर आपकी इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स फाइल किए गए हैं आपके सप्लायर द्वारा तो ही आप उसका आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो इसको आईटीसी लेने की कंडीशंस में एक और कंडीशन ऐड कर दी गई। तो अब बेसिकली एक्ट में भी इन्होंने ऐड कर दिया और रूल्स में तो रूल 36(4) पहले से था। तो अब यहाँ पर इस चैलेंज को भी इन्होंने खत्म कर दिया है।
उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 35 सब सेक्शन 5। सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 को यहाँ पर ओमिट कर दिया गया है, मतलब अब ये सेक्शन हट गया है, ये सेक्शन खत्म हो चुका है। इसका इम्पैक्ट मोटा मोटा समझ लीजिए कि अभी तक एनुअल रिटर्न के तौर पर आपको GSTR 9 और जिन लोगों पर एप्लीकेबल होता था उनको 9C, जिसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोला जाता है, वो फाइल करना होता था। और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि 9C के लिए कंडीशन थी कि वो ऑडिटेड होना चाहिए बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। यहां पर इन्होंने इस क्लॉज को हटा के जीएसटी ऑडिट यानी कि जो आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है GSTR 9C, उसके ऑडिट की कंडीशन को समाप्त कर दिया है, यानी कि अब से आपका GSTR 9C ऑडिट होने की जरूरत नहीं है। अब इमीडिएटली लोगों के मन में ये सवाल आता है इसके बाद कि सर फाइनेंशियल ईयर 1920 का GSTR 9C अभी 28 फरवरी तक जाना है, उसकी ड्यू डेट है, तो क्या वो भी ऑडिट अब नहीं होना? तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि 1920 का ऑडिट जैसे होना था वैसे ही होगा। ये जो क्लॉज ऑमिट किया गया है ये बाद के लिए है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल होगा। 1920 का ऑडिट आपको जैसे कराना था वैसे ही आप कराइए। उसके बाद नेक्स्ट चेंज है सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। तो एनुअल रिटर्न में बेसिकली क्योंकि 35(5) जो है अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया कि ऑमिट कर दिया गया है, उसको डिलीट कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी इन्होंने चेंजेस किए हैं सिर्फ उसी का इफेक्ट देने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वर्ड आ रहा है। पहले वो ऑडिटेड होता था, सर्टिफाइड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होता था, अब उसको चेंज करके सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको अब से फाइल करने होंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइल करने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 50 सब सेक्शन 1, जिसमें कि इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी आप फिर से अगर आप जीएसटी को फॉलो करते हैं या आप जीएसटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं। लड़ाई क्या है? गवर्नमेंट ने पहले बोला कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर, भले ही आपका आईटीसी क्यों ना पड़ा हो, लेकिन कोर्ट की भी कुछ ऐसी रूलिंग्स आई और फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो इंटरेस्ट आप पे करना है आपको वो नेट कैश लाइबिलिटी पर करना है, यानी कि जितना भी आपको टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट करके पेमेंट करने की ज़रूरत है सिर्फ उसी पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। आईटीसी के पोर्शन पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो अभी तक के प्रोविजंस पे हम जितनी भी बात कर रहे हैं अमेंडमेंट्स के नाम पर, जो मैं समझ पा रहा हूँ सिर्फ वही अमेंडमेंट्स हैं जिन पर या तो कोई ना कोई लिटिगेशन चल रहा था या कहीं ना कहीं लिटिगेशन होने की उम्मीद थी। जहां भी लड़ाई थी डिपार्टमेंट की और टैक्स पेयर्स के बीच में, चाहे वो आईटीसी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आरडब्ल्यूएज या क्लब से रिलेटेड हो, उनको गवर्नमेंट ने यहाँ पर एकदम एक सेफ व्यू लेकर एक्ट में जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने थे वो कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम कोई बेनिफिट एक्सटेंड करने की बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। आपको क्या लगता है अभी तक के प्रोविजन सुनने के बाद, क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है? ये टैक्स पेयर्स के हित के प्रोविजन है, टैक्स पेयर्स की भलाई के लिए प्रोविजन लाए गए हैं, या आपको लगता है कि इससे जीएसटी में टैक्स पेयर्स को और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे साथ शेयर करें। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो है सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स से रिलेटेड ये सेक्शन है। तो बेसिकली जीएसटी जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स प्रोसीजर पर बेस्ड है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स का मतलब गवर्नमेंट ने आपको बोला कि आप अपने हिसाब से अपना टैक्स कंप्यूट करिए, असेस करिए और वो अपने रिटर्न में फाइल कर दीजिए, हम उसको मान लेंगे। अगर हमें कोई प्रॉब्लम लगेगी तो हम आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं थ्रू एनी नोटिसेस या जो भी जीएसटी में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या होता था, GSTR 3B में आप जितनी भी अपनी आउटवर्ड टैक्स की फिगर्स भरते थे, आउटवर्ड सप्लाईज की फिगर भरते थे, उसी के बेसिस पर डिपार्टमेंट हमेशा असेस करता था कि आपको कितना टैक्स देना है और कितना नहीं देना है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम पाई जाती थी तो उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट आपको नोटिस देता था। और GSTR 1 हमेशा से एक इंफॉर्मेशन फर्निश करने का रिटर्न रहा है, टैक्स कंप्यूटेशन का GSTR 1 से कोई लेना देना नहीं था। अब एक यहाँ पर जो चेंज कर दिया है उसमें GSTR 1 को भी सेल्फ असेस्ड टैक्स कंप्यूटेशन में इंक्लूड कर लिया गया है, विच मीन्स अब से आप GSTR 1 में भी जो फिगर भरेंगे उसके आधार पर भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज है सेक्शन 83 में प्रोविजनल अटैचमेंट।
प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट को अगर आपसे कोई टैक्स वसूलना है तो अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपने टैक्स का पैसा उनका ना मरे या उनका टैक्स का पैसा पूरी तरह से वसूल लिया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं आपकी कोई भी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स आपका बैंक अकाउंट भी अटैच हो सकता है, आपके एसेट्स भी अटैच हो सकते हैं, आपके डेटर्स भी हो सकते हैं। तो एनीथिंग जिससे गवर्नमेंट टैक्स की रिकवरी कर पाए इन केस आप पेमेंट नहीं करते हैं, उसको गवर्नमेंट प्रोविजनली अटैच कर सकती है। प्रोविजनली अटैच करने से होगा ये कि जब तक आपका केस पेंडिंग रहेगा, जब से आपका एक प्रोसीडिंग्स या केस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 1 साल तक प्रोविजनली अटैच्ड रहेंगे आपके एसेट, ताकि जब भी गवर्नमेंट चाहे, आपका केस अगर डिसाइड हो जाता है तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी या आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के टैक्स की भरपाई कर सकती है। उसके बाद है सेक्शन 107 सब सेक्शन 6 अपील्स टू द अपीलेट अथॉरिटी। तो 1076 में अपील फाइल करने का प्रोविजन दिया गया है। तो अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर है सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 का, तो आप अपील फाइल कर सकते थे। अभी तक 10% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता था, यानी कि कंपलसरी टैक्स डिपॉजिट आपको करना पड़ता था, तो ही आप अपील फाइल कर सकते थे। और अब इसको कर दिया गया है 25% ऑफ द पेनल्टी। तो यहाँ पर पहले 10% ऑफ टैक्स प्लस पेनल्टी दोनों होता था, अब यहाँ पर टैक्स वर्ड हटा दिया गया है और पेनल्टी कर दिया गया है, और 10% की जगह अब 25% यहाँ पर कर दिया गया है। ये आप और अच्छे से समझ पाएंगे आगे आने वाली कुछ स्लाइड्स में, तो आगे बने रहे मेरे साथ। तो अब नेक्स्ट चेंज है सेक्शन 129 में, जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। सेक्शन 129 बेसिकली प्रोसीजर बताता है कि अगर आपके गुड्स डिटेन कर लिए जाते हैं या सीजर कर लिया जाता है उनका ड्यूरिंग ट्रांजिट, आपका ट्रक एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा है और रास्ते में अगर उस ट्रक को रोका जाता है और कोई भी जीएसटी के प्रोविजंस अगर लगता है ऑफिसर को कि वो पूरे नहीं हो रहे हैं या जीएसटी के किसी प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, तो उस केस में आपके गुड्स या आपकी गाड़ी को डिटेन किया जाता था या उनका सीजर भी कर लिया जाता था। तो उस केस में अभी तक क्या प्रोविजन था कि आपको 100% ऑफ द टैक्स प्लस पेनल्टी पे करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर इन्होंने चेंज क्या कर दिया कि अब टैक्स वर्ड हटा दिया है, ओनली पेनल्टी वर्ड रख दिया है और 100 की जगह 200% कर दिया है। टैक्स हटाया क्यों, सबसे पहले ये समझ लीजिए। टैक्स इसलिए हटाया क्योंकि जो भी गुड्स ट्रांजिट में होते हैं इनवॉइस उनके साथ होती है और इनवॉइस में ऑलरेडी टैक्स लगा होता है। कोई भी लॉ ये नहीं अलाउ करता कि डबल टैक्सेशन हो, तो इसलिए ऐसा कोई भी गुड्स जो रास्ते में ट्रैवल कर रहा है उसकी इनवॉइस में ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, फिर से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। एक गुड्स पे 2 बारी टैक्स नहीं लग सकता। ये गलती थी अभी तक लॉ में, जिसको कुछ हियरिंग्स में, कुछ केसेस में चैलेंज भी किया गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स वर्ड को हटा दिया है, ओनली पेनल्टी यहाँ पर कर दिया है और 100% की जगह 200% यहाँ पर कर दिया गया है। तो अब आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, खाली टैक्स नहीं देना जब भी आपके गुड्स का सीजर होगा। और ये पेनल्टी कितनी होगी, 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। जितना भी टैक्स इनवॉइस में दिख रहा है उसका 200% पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। और ये किस केस में है, ये उस केस में है जहां पर जो गुड्स का ओनर है वो सामने आता है पेमेंट करने के लिए पेनल्टी का, और अगर गुड्स का ओनर पेनल्टी पे करने सामने नहीं आता है तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्लॉज बी देख लेते हैं। तो क्लॉज बी में भी उन्होंने क्या बोला, ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स या 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो पेनल्टी लगेगी। उसके बाद एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी लॉजिस्टिक्स वालों को, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, अगर कोई भी गुड्स डिटेन कर लिए जाते थे तो साथ में जो गुड्स का कैरियर था, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल था, उसको भी डिटेन कर लिया जाता था और डिपार्टमेंट उसको भी डिटेन करके रखता था जब तक गुड्स का मामला क्लियर नहीं हो जाता था। तो इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स वालों को, जो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक अच्छा रिलीफ दिया, मैं बोलूँगा कि कन्वेंस को आप रिलीज करवा सकते हैं, भले ही गुड्स ना रिलीज हों। तो ट्रांसपोर्टर चाहे तो अपना कन्वेंस अपनी गाड़ी को छुड़वा सकता है, क्या करके, पेनल्टी पे करके। पेनल्टी पे करेगा
1,00,000 रुपए की, या अंडर सबसेक्शन 3 अभी पहले इसके पहली स्लाइड में मैंने आपको जो पेनल्टी बताई थी 200% ऑफ द टैक्स, या वो पे करे या 1,00,000 रुपए, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम है उसका पेमेंट करके आप इसको अपनी ट्रक को छुड़वा सकते हैं। तो ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो कि CGST एक्ट में हुए। चेंजेस इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने सारे चेंजेस मैंने नहीं कवर किए, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चेंजेस कवर किए हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करेंगे। इसके बाद IGST एक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस ज़्यादातर एक्सपोर्टर से रिलेटेड हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं या आपका कोई क्लाइंट है या आपके आसपास कोई एक्सपोर्टर है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है बेसिकली एक्सपोर्टर्स के लिए। तो सबसे पहला चेंज हुआ सेक्शन 16 ऑफ द IGST एक्ट में, जिसमें जीरो रेटेड सप्लाई बताया गया है। तो अभी तक क्या होता था, सप्लाई टू SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, इसको जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट की कैटेगरी में मान लिया जाता था। इसमें इन्होंने एक और वर्ड कर दिया है, सप्लाई फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। अगर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए आप सप्लाई कर रहे हैं तो ही वो जीरो रेटेड सप्लाई होगी, अदरवाइज वो जीरो रेटेड सप्लाई की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी। अगर हम सम अप करें तो 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस एक्सपोर्टर से रिलेटेड यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड किए गए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा एक टाइम लिमिट बताता है कि अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपकी जो फॉरेन से पेमेंट आनी है वो आ जानी चाहिए, तो ही वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। अभी तक गुड्स और सर्विसेज के लिए गुड्स में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि फेमा में जो टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपका पेमेंट नहीं आएगा तो वो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर्विसेज में ये रिस्ट्रिक्शन पहले से थी, इस बजट से अब गुड्स के केस में भी ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है, आपका पेमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज पर फेमा एक्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो टाइम लिमिट खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर, टाइम लिमिट खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको जितना अमाउंट आपने रिफंड का क्लेम किया है वो विद इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड, ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों के बिजनेस प्लानिंग्स और बहुत से लोगों के बिजनेस स्ट्रैटेजीज ये प्रोविज़न हिलाने वाला है। क्या है ये प्रोविज़न? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्सपोर्टर्स को अभी तक गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था कि आप 2 तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप IGST का पेमेंट करिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए गुड्स को, और उस IGST के अमाउंट का आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था, अगर आप IGST पे नहीं करना चाहते तो आप बॉन्ड या LUT के थ्रू एक्सपोर्ट करिए विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, और जो आपके इनपुट्स पर ITC एक्यूमुलेट हो जाएगा आप उसका जाके डिपार्टमेंट से रिफंड ले सकते थे। ये एक्सपोर्टर्स के पास अभी तक चॉइस होती थी, और ये चॉइस सभी एक्सपोर्टर्स के पास थी कि आप जो ऑप्शन चाहें चूज कर सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। 2 तरीके से। पहला तो उन्होंने ये कहा कि हम नोटिफाई करेंगे, हम बताएंगे कौन कौन सी क्लास ऑफ पर्संस यानी कि कौन कौन या किस तरह के एक्सपोर्टर्स जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ IGST, यानी कि IGST पेमेंट करने का ऑप्शन कौन कौन एक्सपोर्टर्स चूज कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। और दूसरा, ऐसे क्लास ऑफ गुड्स को भी डिफाइन किया जाएगा कि कौन इंटीग्रेटेड टैक्स पे करके यानी कि IGST पे करके एक्सपोर्ट कर सकता है और किसको ये वाला IGST पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये थे सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस GST के जो कि बजट 2021 में पेश किए गए। ये बात मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं कि ये चेंजेस एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, ये एप्लीकेबल तब होंगे जब ये फाइनेंस बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट में, जब ये फाइनेंस एक्ट में बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।